मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इकोलॉजिकल निके हैं, जिसको हिंदी में हम पारिस्थितिकीय निकेत कहते हैं। देखिए, पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले विभिन्न जीवों की भिन्न भिन्न जातियों एवं उपजातियों की सबसे छोटी स्थानीय वितरण व्यवस्था को निरूपित करने हेतु पारिस्थितिकीय निकेत यानी कि इकोलॉजिकल निके शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रिनेल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1917 में किया था। सामान्यतया प्राकृतिक आवासों में अनेक प्रकार के जीव निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न जातियों एवं उपजातियों से संबंधित होते हैं। और अगर हम समेकित रूप से किसी एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली प्रत्येक जाति, स्पीसीज अथवा उपजाति सब स्पीसीज विशेष का एक सुनिश्चित तथा सुरक्षित क्षेत्र होता है, जिसमें वह स्वतंत्रता पूर्वक गतिशीलता पूर्वक जीवन व्यतीत करती है। सामान्यतः यह सुरक्षित स्थानीय क्षेत्र ही एक निश्चित जाति विशेष का निकेत कहलाता है। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जाति निकेत में ही क्रियाशीलता प्रदर्शित करती है तथा सक्रिय बनी रहती है। इसे समझने की दृष्टि से हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक जाति प्राकृतिक निवास में सक्रिय जीवन जीने के लिए एक सुरक्षित स्थानीय क्षेत्र में स्थिर रूप से निवास करती है या रहती है। यही उसका निकेत कहलाता है, निके कहलाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओडम ने निकेत को सूक्ष्म अधिवास या सूक्ष्म निवास अर्थात इसको माइक्रो हैबिटेट की संज्ञा दी है, कहा है। निकेत को अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है और व्याख्या किया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1927 में निकेत को भोजन व शत्रुओं के परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में किसी प्राणी विशेष का स्थान स्तर बताया है। हुचिन्सन नामक वैज्ञानिक ने सन 1957 में उन्होंने यह माना है कि बहुआयामी दृष्टि से निश्चित स्थान या क्षेत्र जिसमें वातावरणीय कारक किसी जीव को अनिश्चित काल तक जीवित रहने देते हैं, निकेत कहा जाता है। यहाँ अनिश्चित काल तक या समय तक जीवन जीने से तात्पर्य गतिशील जीवन जीने की सुविधाएं उपलब्ध होने तक है। वेलेस और स्त्रब 1958 के अनुसार निकेत तो वातावरणीय कारकों का विशिष्ट तारामंडल है जिसमें जीव विशेष के जीने की प्रबल संभावना हो। एक समुदाय में अर्थात एक कम्युनिटी में प्रत्येक सदस्य अथवा प्रत्येक जाति क्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। प्रत्येक के कार्य को भी हम निकेत कह सकते हैं या कहा जाता है। निकेत शब्द से अभिप्राय किसी आवास में सदस्य की भौतिक उपस्थिति से नहीं किंतु उसके कार्य से माना गया है। शाकाहारी जंतु कई प्रकार के पौधों को भोजन के रूप में काम लेते हैं। इससे ज्ञात होता है कि इनकी पारिस्थितिकी निकेत बहुत बड़ी होती है। कुछ जीवों की निकेत विशिष्ट प्रकार की भी होती है। दीर्घकाल के विकास पश्चात ही जीव अपनी अपनी निकेत सुनिश्चित कर पाते हैं। एक समान निकेत में कोई दो जातियां एक ही समुदाय में नहीं रह सकती है। ये जातियां परस्पर पूरक होती हैं। इसे अफ्रीका के मैदानों में जीवन यापन करने वाले जंतुओं के उदाहरण से हम आसानी से समझ सकते हैं, जहां प्रत्येक जाति के जंतु विशेष पौधों पर ही अधिकांशतः निर्भर रहते हैं। इससे वहां उपलब्ध समस्त प्रकार की वनस्पतियों का उपभोग हो जाता है। इसी प्रकार जिराफ जैसे जंतु पेड़ों पर, गैंडा झाड़ियों पर एवं दूसरे जंगली जानवर या जंतु जो हैं वो घास पर जीवन निर्वाह करते हैं। अतः निकेत प्राकृतिक आवास का वह सुरक्षित क्षेत्र है जहाँ की पारिस्थितिकी अथवा वातावरण जंतुओं के विशिष्ट प्रकार के सक्रिय जीवन यापन हेतु
उपयुक्त होता है। निकेत को 3 समूहों में अध्ययन किया जाता है। इस विभाजन का आधार इसके विभिन्न आयाम हैं जो निम्नानुसार माने गए हैं। सबसे पहला आवास या स्थानीय निकेत, हैबिटेट और स्पेशल निके। स्पेशल निके, एक से अधिक जातियां किसी भी प्राकृतिक आवास में रहती हैं, किंतु हर एक जाति इस आवास में अपना क्षेत्र सुरक्षित रूप से निर्धारित कर जीवन पर्यंत उसी में रहती है। यह निर्धारित सुरक्षित क्षेत्र उस जाति हेतु निकेत या विशिष्ट प्रकार का माना जाता है, जिसे सूक्ष्म आवास या आवास निकेत कहा जाता है। कनखजूरा जंतुओं की विभिन्न जातियों का अध्ययन करने के उपरांत वैज्ञानिक ओ'नील ने 1967 में स्पष्ट किया कि कनखजूरों की कई जातियों का आवास स्थल प्राकृतिक रूप से मैपल ओक वन है तथा सभी ओक लकड़ी के सड़े गले अपशिष्ट को भोजन के रूप में काम में लेते हैं। प्रत्येक कनखजूरे सेंटीपीड की जाति विशेष क्षेत्र को अपना प्रधान आवास बनाती है। इससे संपूर्ण आवासीय स्थल में सभी जातियां समान रूप से वितरण नहीं प्रदर्शित करती है। इससे ज्ञात होता है कि सक्रिय जीवन यापन हेतु हर एक जाति अपना पृथक पृथक सूक्ष्म आवास या स्थानीय निकेत का निर्धारण करती है। पोषण निकेत की बात करें, ट्रॉफिक निके, पोषण की पृथकता भी एक ही आवास में रहने वाली विभिन्न जातियों को अलग अलग निकेत में प्रदर्शित करती है। जंतुओं में तो भोजन के अनुसार निकेत भिन्नता के स्पष्ट उदाहरण देखे जा सकते हैं। अफ्रीका के घास के मैदान में शेर और जेबरा दोनों ही रहते हैं। जेबरा शाकाहारी होने से विस्तृत क्षेत्र में रहकर भोजन प्राप्त करता है, जबकि शेर का एक क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। तालाब में भी जंतु जो प्लवक होते हैं, जंतु प्लवक तटीय जल पर मिलते हैं, जबकि इनका भक्षण करने वाले क्रस्टेशिया वर्ग के जंतु तट से कुछ दूर स्थान पर पाए जाते हैं, कुछ दूरी पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार प्लवक एवं क्रस्टेशिया पर निर्भर जो मछलियां होती हैं वो संपूर्ण तालाब में तैरती रहती है। इस प्रकार एक ही प्राकृतिक आवास में विभिन्न जंतु जातियां अपने अपने निश्चित पोषण निकेत में जीवन यापन करती हैं। तीसरा देखिए, उच्च आयतन अथवा बहुआयामी निकेत, हाई वॉल्यूम और मल्टी डायमेंशनल निकेत। हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने बहुआयामी निकेत का विचार देने के साथ ही प्राकृतिक आवास में उपलब्ध साधन तथा स्पर्धाओं की सीमाओं का मापन किया। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक आवासों में विभिन्न या अनेक जातियां रहती हैं। पृथक पृथक निकेत होने के पश्चात भी प्राकृतिक कारकों जैसे कि भोजन, प्रकाश, वायु, खनिज पदार्थ आदि के लिए संघर्ष की स्थिति निरंतर विद्यमान रहती है। फलतः दो जातियां एक दूसरे के निकेत में अंशतः प्रवेशित होकर एक दूसरे के निकेत को अंशतः ढक लेती है, ढांप लेती है। इस अंशतः ढकने को हम घुसपैठ भी कह सकते हैं। इस विशिष्ट प्रक्रिया स्वरूप बहुआयामी निकेत को मुख्य रूप से 2 उपसमूहों में अध्ययन के लिए विभाजित किया जाता है। प्रथम प्रकार मूलभूत निकेत तथा द्वितीय प्रकार वास्तविक निकेत कहलाता है। सबसे पहले हम देखते हैं मूलभूत निकेत, जिसको हम अंग्रेजी में फंडामेंटल निके कहते हैं। इस उप प्रकार की निकेत में निवास करने वाली जातियों के जीवों को प्राकृतिक कारकों या सुविधाओं के लिए दूसरी जातियों के जीवों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन नहीं करना होता है। जबकि वास्तविक निकेत रियलाइज्ड निके की बात करें, इस उप प्रकार के अंतर्गत एक निकेत में निवास करने वाली जातियों के जीवों को प्राकृतिक कारकों या सुविधाओं के लिए दूसरी जाति के जीवों के साथ प्रतिस्पर्धा निरंतर रूप से करनी पड़ती है। इसके फलस्वरूप मूलभूत निकेत की तुलना में इस उप प्रकार में सुविधाओं का लाभ कम हो जाता है। बहुआयामी निकेत का चित्रण आपके सामने डायग्राम में किया गया है, जिसमें देखिए मूलभूत निकेत में हम देख रहे हैं कि 2 अलग अलग जातियां जो है निश्चित रूप से अलग अलग अपना जो है निकेत रखती हैं और संपूर्ण रूप से लाभ की स्थिति है, उनमें कंपटीशन की भावना कम होती है। जबकि वास्तविक निकेत के अंदर हम देखें तो दोनों जो जातियां हैं वो एक दूसरे के क्षेत्र में परस्पर अतिक्रमण करती है, जिससे उनकी लाभ की स्थिति थोड़ी यानी कि मूलभूत निकेत की तुलना में कम हो जाती है। देखिए अभी हमने जो चित्र देखा उसकी बात करें, दोनों निकेत पृथक पृथक प्रदर्शित किए गए हैं।
जो कि प्रथम उप प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि जो दूसरा जो डायग्राम हमने अभी देखा वो द्वितीय प्रकार के जो है निकेत का जो प्रकार है, जिसको हम वास्तविक निकेत कहते हैं, उसके अंतर्गत आज तक वर्णित किया गया है। द्वितीय प्रकार में विभिन्न जातियों के जंतु में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होने के कारण मूलभूत निकेत की अपेक्षा वास्तविक रूप से उपलब्धता में कमी हो जाती है। इस प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के कारण यह निकेत जो है वास्तविक निकेत कहा जाता है। स्पर्धात्मक वर्जन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। देखिए, ये प्रश्न बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है कि स्पर्धात्मक वर्जन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है, इसलिए इसे आप याद रखें। और इसको हम कौन सा सिद्धांत कहते हैं ये भी आप याद रखें। देखिए, स्पर्धात्मक वर्जन का सिद्धांत एक रूसी वैज्ञानिक गोस द्वारा सन 1934 में प्रतिपादित किया गया था, इसलिए इसको हम स्पर्धात्मक वर्जन के सिद्धांत के साथ ही गोस का सिद्धांत के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा गोस ने स्पष्ट रूप से बताया था कि दो भिन्न जातियों के जीव समान निकेत में सर्वदा यानी कि हमेशा नहीं रह सकते, हमेशा साथ नहीं रह सकते, तथा दो में से एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीवों को समाप्त करके या बाहर करके पूरी निकेत पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर एक निकेत में एक ही जाति स्थायी रूप से रह सकती है। दो जातियां एक ही निकेत होने पर परस्पर घुसपैठ ही कर पाती है। इस स्पर्धात्मक वर्जन सिद्धांत की पुष्टि में गोस ने पैरामीशियम ओरेलिया एवं पैरामीशियम कोडेटम नामक दो जातियों पर प्रयोग संपन्न किए। अपने प्रयोग के अंतर्गत दो पृथक पृथक किंतु समान बर्तनों में दोनों प्रकार की जातियों के जीवों को अलग अलग इन्होंने विकसित किया। इसके पश्चात समान सुविधाओं और वातावरण वाले पृथक से तीसरे बर्तन में दोनों प्रकार के पैरामीशियम जंतु को इन्होंने एक साथ विकसित होने का अवसर प्रदान किया। अब इनके जीव संख्या घनत्व और वृद्धि का आरेख बनाया गया और व्यवहारिक रूप से यह पाया गया कि पृथक पृथक विकसित होने वाले जीवों में समान रूप से वृद्धि होती है, अर्थात प्रथम बार के दोनों बर्तनों में पैरामीशियम ओरेलिया और पैरामीशियम कोडेटम जो जातियां हैं वो सामान्य रूप से पृथक पृथक जातियों के रूप में विकसित होती हैं, जबकि जो तीसरा बर्तन था उसमें दोनों प्रकार के जंतुओं को जिनमें एक साथ विकसित किया जा रहा था में 7वें दिन में ही पैरामीशियम कोडेटम पूर्ण रूप से समाप्त हो गए एवं मात्र पैरामीशियम ओरेलिया जाति ही जीवित रही। संपूर्ण क्षेत्र यानी कि निकेत पर एक ही प्रकार की जाति अर्थात पैरामीशियम ओरेलियम द्वारा पूर्ण रूप से अपना अधिकार कर लिया गया। तीनों बर्तनों के आधार पर बनाए गए आरेख में इसी प्रकार के परिणाम दर्शाते हैं और ये गोस के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। अनेक प्रोटोजोआ वर्ग के जीवों पर प्रयोग करके गोस के इस सिद्धांत की पुष्टि की गई। प्राकृतिक उदाहरणों पर भी यही सिद्धांत मूल रूप से लागू होता है। डेफनिया, पैरामीशियम, ग्रेट बीटल आदि पर भी प्रयोग किए गए। ट्राइबोलियम नामक आटे के बीटलों की दो प्रजातियों पर भी प्रयोग करके गोस के सिद्धांत की पुष्टि की गई। गोस के सिद्धांत की पुष्टि के अनेक उदाहरण प्रकृति में भी अध्ययन किए गए हैं। अफ्रीका की उथली झीलों में, उथली का मतलब कम गहरी झीलों में रहने वाले हंसावर जो पक्षी होते हैं जिनको फ्लेमिंगो बर्ड्स कहते हैं का उदाहरण भी इसी प्रकार के सिद्धांत की पुष्टि करता है, यानी कि गोस के सिद्धांत की पुष्टि करता है। झीलों में मूल रूप से इन उथली झीलों में, अफ्रीका की इन उथली झीलों में दो प्रकार के हंसावर यानी फ्लेमिंगो बर्ड्स पाए जाते हैं। बड़ा हंसावर जिसका नाम है फिनिकोप्टेरस एंटीगोरम तथा छोटा हंसावर जिसका जूलॉजिकल नेम हम बात करें फिनिकोप्टेरस माइनर नामक एक साथ एक ही झील में रहते हैं तथा वहीं भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें देखकर अर्थात दोनों प्रजातियों के एक ही स्थान पर रहने से ये ज्ञात होता है कि इनमें भोजन हेतु प्रतिस्पर्धा चल रही होगी, परंतु निकट से व सावधानी पूर्वक अध्ययन करने पर यह जानकारी मिलती है कि इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। कारण यह होता है कि छोटे हंसावर के मुंह में सूक्ष्म छनाई हेतु एक छलनी पाई जाती है, अतः इनका आहार अधिकांशतः सूक्ष्म नीलहरित शैवाल तक ही सीमित रहता है, जबकि इसके विपरीत बड़े हंसावर जो होते हैं उनकी चोंच में मोटी छलनी होती है जो बड़े बड़े आहार कणों को खाने में सक्षम होती है। बड़े हंसावर जो हैं छोटे छोटे क्रस्टेशियन व कीट लार्वाओं को भी अपना भोजन बनाते हैं, जबकि छोटे हंसावर ऐसा नहीं कर पाते हैं।
दोनों प्रजातियां एक ही तालाब से भोजन प्राप्त करती हैं, किंतु इनमें प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का पूर्णतः अभाव देखा जा सकता है। उत्तरी अमेरिका के वार्बलर की 5 प्रजातियों का उदाहरण भी द्रष्टव्य है। पांचों प्रजातियों के भोजन इकट्ठा करने का स्वभाव पृथक पृथक होता है, किंतु ये सभी एक ही सनोवर स्प्रूस नामक वृक्ष से अपना भोजन प्राप्त करती है। यह प्रकृति की विशेषता ही है कि ये अपने शिकार को वृक्ष के अलग अलग भागों से ढूंढकर प्राप्त करती है। उदाहरणार्थ केप में वार्बलर डेंड्रोइका टिग्रिना वृक्ष पर ऊपरी ऊपरी नीचे आती जाती रहती हैं, और डेंड्राइका वायरेंस सनोवर की घनी पत्तियों में अत्यंत ही सावधानीपूर्वक अपना भोजन ढूंढती है। इसे काले कंठ वाली हरी वार्बलर भी हम कहते हैं। बे ब्रेसलेट वार्बलर और डेंड्रोइका कैस्टेनिया शाखाओं के चक्कर लगा लगा कर अपना भोजन प्राप्त करती है। इसी प्रकार अन्य उपजातियां भी एक ही प्रकार के पेड़ों पर भी, वृक्षों पर भी अपना आहार क्षेत्र पृथक पृथक बनाए रखती है और स्पर्धा से बचाव करती है। पृथक पृथक आहार क्षेत्र होने से इनमें प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कम हो जाता है। उपरोक्त उदाहरणों से गोस के सिद्धांत की ही व्याख्या प्रस्तुत कर इसकी पुष्टि करते हैं एवं एक जीवन क्षेत्र में मात्र एक ही जाति के जीव निवास करते हैं। निकेत अतिक्रमण की बात करें, निके ओवरलैपिंग, एक ही निकेत में रहने वाली दो जातियों के जीवों में भोजन की समानता होने पर दोनों में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन अवश्यंभावी है। इस स्पर्धा का अंत एक जाति द्वारा दूसरी जाति को समाप्त कर उस निकेत में एक ही जाति के स्थापन यानी कि एस्टेब्लिशमेंट से होता है। इसका एक सामान्य उदाहरण है ड्रोसोफिला नामक फल मक्खी। इस फल मक्खी की एक जाति ड्रोसोफिला स्यूडो ऑब्सक्यूरा कॉलोनी युक्त पिंजरे में यदि एक गर्भिणी मादा जिसको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर मक्खी को अगर छोड़ देने पर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बढ़ती आबादी से ड्रोसोफिला स्यूडो ऑब्सक्यूरा नामक जो फल मक्खी की जाति है समाप्त हो जाती है। किंतु प्रकृति में यह भी देखा जा सकता है कि एक ही निकेत में दो जातियां परस्पर सामंजस्य बिठाकर स्थायी रूप से रहती है। विभिन्न जीवों में सामंजस्य की क्रिया मुख्यतः भोजन की भिन्नता से संबंधित होती है, और इसका एक जो है निकेत अतिक्रमण का एक निरूपण डायग्राम में दिया गया है, जिसमें हम एक्स एक्सिस की ओर संसाधनों की उपयोगिता की बात करें और वाई एक्सिस की ओर निकेत मापक की बात करें तो एक प्रजाति ए है, दूसरी प्रजाति ब है, और दोनों प्रजातियां जो है एक दूसरे के निकेत में अतिक्रमण एक निश्चित क्षेत्र तक करती हैं। इसमें दोनों जातियों के जीवों में भोजन के लिए स्पर्धा नहीं होती है। वस्तुतः मूल निकेत में दोनों जातियों के जीव एक साथ रहते हुए प्रतीत होते हैं, किंतु पोषण की भिन्नता के कारण ये वास्तव में दो उपनिकेत बनाकर जीवन यापन करते हैं। इस संबंध में एक प्रसिद्ध पारिस्थितिकविद जी ह्यूचिंसन ने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने बताया कि वाटर बोटमैन नामक जो कीड़ा है, इसकी दो जातियां तालाबों में एक साथ पाई जाती हैं। एक जाति आकार में बड़ी और दूसरी जाति आकार में छोटी होती है। बड़े आकार के कीड़े तालाब में पाए जाने वाले दूसरे कीड़े मकोड़ों और कार्बनिक पदार्थों को भक्षित करते हैं, भोजन के रूप में काम लेते हैं, जबकि छोटे कीड़े जो है कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म कणों पर ही निर्भर रहते हैं। यह भी माना जाता है कि कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म कण बड़े कीड़ों के भोजन करने के उपरांत बचे हुए होते हैं। इससे दोनों जातियों के जो कीड़े हैं उनमें पोषण हेतु कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा समाप्त होकर आपसी सामंजस्य स्थापित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम जो है बोटमैन कीड़े की एक ही जाति, जिसे मूल जाति कहा जा सकता है, अपने मूल निकेत में रहती होगी। तत्पश्चात कीड़ों में वृद्धि हो जाने के पश्चात भोजन की स्पर्धा के कारण भोजन भिन्नता इनमें उत्पन्न होने लगी तथा सने सने जो है भोजन भिन्नता के आधार पर कुछ सदस्य पृथक होते गए एवं दो भिन्न जातियों में बंट गए। इससे एक ही निकेत में दो उपनिकेतों की जो है निर्मितीकरण हो गया, निर्मित हो गए। पारिस्थितिक तुल्यता इकोलॉजिकल इक्विवेलेंसी, दो जातियों की निकेत संरचना समान होते हुए भी जब उनमें भौगोलिक दूरियां अधिक होती हैं तो वे पारिस्थितिक तुल्य कहे जाते हैं। पारिस्थितिक तुल्य यानी इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स के कई उदाहरण इस तथ्य को स्पष्ट कर देते हैं। जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का कंगारू और उत्तरी अमेरिका का बाइसन, बिसन जो जंगली भैंसा होता है उसको बिशन कहते हैं, में पारिस्थितिक तुल्यता देखने को मिलती है। इसी प्रकार भारतीय हाथी और अफ्रीकन हाथी की तुल्यता
भी सभी लोग जानते हैं, सर्वविदित है। इन दोनों की निकेत संरचना जो होती है वो समान प्रकार की होती है। निकेत जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ निके। ऊपरी तौर पर सरल और सामान्य दिखाई देने वाले निकेत वस्तुतः जटिल होते हैं। अनेकों जैविक और अजैविक कारकों या घटकों पर यह जटिलता निर्भर करती है। गहरी समुद्री खाइयों एवं गुफाओं को तुलनात्मक रूप से कम जटिल निकेत माना जाता है। कारण है कि यहाँ विभिन्न कारक सामान्यतः स्थिरता प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत उथली झीलों तथा वनों को अधिक जटिल निकेत निरूपित किया जाता है, क्योंकि इनमें विभिन्न कारक निरंतर परिवर्तनशील होते हैं। जटिल निकेतों में रहने वाले जीव जंतुओं का जीवन चक्र भी अधिक जटिल होता है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि निकेतों की जटिल संरचना वातावरण के जैविक एवं अजैविक कारकों की परिवर्तनशीलता पर निर्भर होती है। लक्षण विस्थापन, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। एक ही समान निकेत में निवास करने वाली मिलने जुलने लक्षणों वाली दो जातियों के जीव जब एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण या घुसपैठ ओवरलैपिंग करते हैं तो घुसपैठ वाले क्षेत्र में अर्थात अतिक्रमी क्षेत्र में दोनों जातियों के सदस्यों में लक्षण भेद अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, और अतिक्रमी क्षेत्र से दूरस्थ स्थानों पर पाए जाने वाले दोनों जातियों के सदस्यों में ये लक्षण भेद तुलनात्मक रूप से इतना अधिक स्पष्ट नहीं होता है। निकेत के अतिक्रमी अर्थात घुसपैठ करने वाले या टकराव वाले क्षेत्र में अपसरण या डाइवर्जेंस द्वारा विस्थापित होने लगता है, अर्थात ये एक दूसरे के स्थान से दूर तक हट जाती हैं। समस्थानिक एवं विस्थानिक जातियाँ, सिंपैट्रिक एंड एलोपैट्रिक स्पीसीज। देखिए, समझने के दृष्टिकोण से समस्थानिक जातियों को एक देशीय तथा विस्थानिक जातियों को भिन्न देशीय जातियाँ भी कहा जाता है। अपसारिता, डाइवर्जेंस की प्रक्रिया के कारण समस्थानिक जातियों के जीवों में लक्षण विस्थापन यानी कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट विद्यमान होता है, किंतु विस्थानिक जातियों के जीवों में भिन्न भिन्न पैतृक निवासों में उत्पन्न होते हैं। विस्थानिक जातियों के सदस्य जो हैं वो भिन्न भिन्न पैतृक निवासों में उत्पन्न होते हैं और एक समान निकेत बिंदु पर अलग अलग दिशाओं से आकर रहने लग जाते हैं। यह लक्षण विस्थापन नहीं होता है। इसमें लक्षण विस्थापन के स्थान पर अभिसारिता यानी कन्वर्जेंस की प्रक्रिया पाई जाती है। अभिसारिता के कारण अर्थात कन्वर्जेंस के कारण लक्षणों की समानता उत्पन्न होती है, और इसका अच्छा उदाहरण है सिट्टा नामक चिड़िया की जातियाँ। इन चिड़ियाओं को हम विस्थानिक जातियों में अभिसरण के कारण इतनी अधिक समानता दिखाई देती है कि इनमें पक्षी विशेषज्ञ ही अंतर कर पाते हैं। इन्हीं चिड़ियाओं की जातियों में अपसारिता से उत्पन्न अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और इन्हें विभेदित किया जा सकता है। देखिए, अपसारिता यानी कि डाइवर्जेंस की बात यह है कि एक ही स्थान पर रहने वाली जो जीव जातियां हैं, एक ही स्थान पर जीव जाति एक ही प्रकार की जो जीव जातियां हैं, जब वो अलग अलग क्षेत्रों में चली जाती है तो उस क्षेत्र विशेष के अनुसार उनमें लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और उनमें लंबे समय के पश्चात इतने अधिक अंतर विकसित हो जाते हैं कि उनमें आपस में जनन की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है और इस कारण वो नई जातियों में बदल जाती है। जबकि जो विस्थापन कन्वर्जेंस की जो अभिसरण की स्थिति है उसके अंदर जो है अलग अलग जातियों के जीव यानी अलग अलग जातियों की के जो जीव हैं वो अलग अलग जगहों से आकर जब एक समान निकेत में या समान जगह पर रहने लग जाते हैं तो उनमें समान लक्षण पैदा हो जाते हैं। और कई बार ये अंतर अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच इतना कम हो जाता है कि केवल अच्छे पक्षी विशेषज्ञ ही उनको पहचान सकते हैं, सामान्य व्यक्ति उनको नहीं पहचान पाते। देखिए, प्रमुख लाभ की स्थिति बात करें। देखिए, लक्षण विस्थापन को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है या माना गया है कि इससे दो लाभ प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम लाभ के अंतर्गत लक्षण विभिन्नता से समान निकेत में रहने वाली दो भिन्न भिन्न जातियां भोजन की प्रतिस्पर्धा अत्यंत न्यून अथवा समाप्त हो जाती है। दूसरा लाभ लक्षण भिन्नता से आनुवांशिकी पृथक्करण यानी जेनेटिक आइसोलेशन को भी बल मिलता है। फलतः नई नई जातियों की उत्पत्ति होती है। इससे जंतुओं में अनुकूलन क्षमता में वृद्धि होने के साथ ही जैव विकास की गति बढ़ती है। दूसरा बात करें निकेत विसंयोजन व लाभ, निके सेग्रीगेशन एंड एडवांटेज। विभिन्न जीवों की जातियों द्वारा पृथक पृथक निकेत में निवास करना ही निकेत विसंयोजन कहलाता है। इसके अनेक लाभ होते हैं। निकेत विसंयोजन से विभिन्न जातियों के जीवों में अनावश्यक स्पर्धा
समाप्त हो जाती है और उनमें टकराव की स्थिति लगभग पूर्णतया समाप्त हो जाती है। इससे प्राणी में अपने सूक्ष्म निवास यानी माइक्रो हैबिटेट के प्रति अनुकूलता एडेप्टेशन में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप संभावित विपरीत परिस्थितियों पर शक्ति का अपव्यय नहीं हो पाता और निकेत विसंयोजन के बिना, जो कि असंभव होता है, निकेत विसंयोजन के विभिन्न जातियों के जीव नियमित तथा व्यवस्थित जीवन यापन करते हैं। इससे अंतर जातीय संघर्षों में कमी आती है और निकेत विसंयोजन से उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का विभिन्न जाति के जीवों में सुविधापूर्वक वितरण भी संभव हो पाता है। थैंक यू।